उन्होंने ज़्यादा नहीं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट सीट्स में रहने वाली है। मैंने उसका काउंटर किया जिसका प्रशांत किशोर जी ने कोई जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी सिर्फ कलकत्ता से बैठ के फुरेती है। प्रशांत किशोर जी ने कोई भी नॉन वेव इलेक्शन में किसी पार्टी को पकड़ा है, वो हमेशा से नैया डूबी है उस पार्टी की। प्रशांत किशोर को ब्रह्मास्त्र ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बनाने वाली तो फ्रेंडली मीडिया ही थी। उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब वो हारते हैं तो कोई भी फ्रेंडली मीडिया तो खबर नहीं चलाता है, पर जीतते हैं तो ये प्लांटिंग चालू हो जाती है कि प्रशांत किशोर की वजह से जीते हैं। नेता हमेशा चुनाव जीतता है, नेता 99% कोई चुनाव को जीतने का मेन रोल प्लेयर होता है। अगर प्रशांत किशोर इतने बड़े स्ट्रैटेजिस्ट होते तो 2019 में नरेंद्र मोदी को हरा देते। प्रशांत किशोर को आज बनाने वाली है फ्रेंडली मीडिया, जिनने उनको बुलाया ब्रह्मास्त्र ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो क्या आज वो फ्रेंडली मीडिया अगर भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट की सीट ले आएगी तो क्या वो प्रशांत किशोर की ऑबिचुअरी लिखेंगे? ये सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। अगर एक ब्रह्मास्त्र ने कहा है कि वो स्पेस को छोड़ देंगे, तो अगर भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट की सीट ले आएगी तो क्या वो इस स्पेस को छोड़ देंगे? और आज टीएमसी का जो नीचे जा रही है उसका मेन कारण यही है कि आज प्रशांत किशोर ने टीएमसी के अंदर जितने भी पॉलिटिकल कैपिटल के लीडर्स थे उनको दरनिकार किया हुआ है, और इसीलिए आप देखिए एक के बाद एक छोड़ते जा रहे हैं। 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। पर यहाँ पे जिस तरीके की चीजें देखने को नजर आ रही हैं, तो बीजेपी के जिस तरीके से चीजें दिखाई दे रही हैं, तो उसको लेकर आज प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी को ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी वहाँ पर। उन्होंने ज़्यादा नहीं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट सीट्स में रहने वाली है। मैंने उसका काउंटर किया जिसका प्रशांत किशोर जी ने कोई जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी सिर्फ कलकत्ता से बैठ के फुरेती है। इतिहास ज़रा देखिए आप, और आप बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी जर्नलिस्ट हैं और आपका इतना पॉपुलर यूट्यूब चैनल है। अगर आप इतिहास देखेंगे 2017 में उत्तर प्रदेश में क्या बोला था, 2 लड़के जो हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत जाएंगे। क्या हुआ? महागठबंधन ने क्या बोला था, महागठबंधन 150 से ऊपर सीट लेके आएगी। बिहार के अंदर नीतीश कुमार को कोई नहीं चाहता। क्या हुआ? कहने का ये मतलब है कि जब भी प्रशांत किशोर जी ने कोई भी नॉन वेव इलेक्शन में किसी पार्टी को पकड़ा है, वो हमेशा से नैया डूबी है उस पार्टी की। शिवसेना का क्या हुआ? एक हिंदुत्व वाली पार्टी आज जुड़ जाती 3 के साथ में, और आप मेरी प्रेडिक्शन याद रखिएगा 5 साल बाद देखिएगा महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी वर्सेस बीजेपी, एनसीपी और बीजेपी मेन प्लेयर्स रहेंगे। तो कोई भी पार्टी को अगर आप उसके कोर से जब हटा देते हैं ना, तो पार्टी कभी भी जीत नहीं पाती है। और इसीलिए बंगाल के अंदर इस वक्त ये कहना कि बीजेपी 10 से ज़्यादा सीट नहीं लेके आएगी, ये बचकाना है, और उनकी प्रेडिक्शन 100% गलत होगी, ये मैं आपको दावा देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने मीडिया को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मोदी मीडिया की तरफ से हवा बनाई जा रही है। भाई प्रशांत किशोर को ब्रह्मास्त्र ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बनाने वाली तो फ्रेंडली मीडिया ही थी। उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब वो हारते हैं तो कोई भी फ्रेंडली मीडिया तो खबर नहीं चलाता है, पर जीतते हैं तो ये प्लांटिंग चालू हो जाती है कि प्रशांत किशोर की वजह से जीते हैं। नेता हमेशा चुनाव जीतता है, नेता 99% कोई चुनाव को जीतने का मेन रोल प्लेयर होता है। अगर प्रशांत किशोर इतने बड़े स्ट्रैटेजिस्ट होते तो 2019 में नरेंद्र मोदी को हरा देते। यहाँ पर ये भी बात 2019 में नरेंद्र मोदी को हरा देते। क्या रिजल्ट आया 2019 में? देखिए ये कहना जनता के बीच में जब तक आप तपेंगी नहीं, और मैं अपने पास 16 चुनाव के एक्सपीरियंस, 16 सही चुनावों के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जनता के बीच में तपना पड़ता है, नेता तपता है। हम ज़मीन पे जब प्रेडिक्शन करते तपते हैं। ये स्ट्रैटेजी डेटा रूम्स में बढ़ने वाली होती ना मैडम, तो आज एक्सेल में जो काम करने वाले लोग इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये भी बात है कि सर जितनी बार भी बीजेपी को टारगेट किया जाता है, तमाम लोग हैं प्रशांत किशोर के अलावा जो हमेशा मीडिया के ऊपर प्रहार क्यों करते हैं? प्रशांत किशोर को बनाने वाली कौन है, मुझे आप बताइए। आप घूमिए, आप इसमें अभी यहाँ पे रास्ते में 10 लोगों से पूछिएगा, 10 में से 7 लोग प्रशांत किशोर जानते होंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर को आज बनाने वाली है फ्रेंडली मीडिया, जिनने उनको बुलाया ब्रह्मास्त्र ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो क्या आज वो फ्रेंडली मीडिया अगर भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट की सीट ले आएगी तो क्या वो प्रशांत किशोर की ऑबिचुअरी लिखेंगे? ये सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। अगर एक ब्रह्मास्त्र ने कहा है कि वो स्पेस को छोड़ देंगे, तो अगर भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट की सीट ले आएगी तो क्या वो इस स्पेस को छोड़ देंगे? अब मैं आपको फैक्ट्स बताऊं, 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का आया था 40% से ज़्यादा वोट शेयर, जो कन्वर्ट होता है 50% से ज़्यादा सीट्स के अंदर। 2016 के चुनाव से वो 3 गुना ज़्यादा था। अब बताइए सर, यहाँ पर ये भी बात है कि पश्चिम बंगाल को लेकर जिस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं, तो यहाँ पर वो एक तरफ वो टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा है क्या? वो टीएमसी के स्ट्रैटेजिस्ट हैं। आज हर व्यक्ति जो टीएमसी से निकल रहा है और प्रशांत किशोर और अभिषेक बैनर्जी को जो है उसको ब्लेम कर रहा है। आज हर वो लीडर जो टीएमसी में जिसकी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कैपिटल थी, भले वो मुकुल रॉय हो गए, शुभेंदु अधिकारी, क्यों छोड़ रहे हैं पार्टी को? क्योंकि अगर एक ज़मीनी लीडर के ऊपर आप एक सो कॉल्ड ड्राइंग रूम स्ट्रैटेजिस्ट को बैठा देते हो तो कोई ज़मीनी लीडर अपने स्वाभिमान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। और आज टीएमसी का जो
नीचे जा रही है उसका मेन कारण यही है कि आज प्रशांत किशोर ने टीएमसी के अंदर जितने भी पॉलिटिकल कैपिटल के लीडर्स थे उनको दरनिकार किया हुआ है, और इसीलिए आप देखिए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक छोड़ते जा रहे हैं। सर, ये भी बात है कि एक के बाद एक टीएमसी के नेता उन इस पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं और खबरें ये भी आ रही हैं कि वहां से निकल कर बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो इन चीज़ों का कितना फायदा हो सकता है बीजेपी को आने वाले चुनावों में? देखिए, ये जो लीडर्स ज्वाइन कर रहे हैं इनका खुद का राजनीतिक वर्चस्व है, तो ये सोचना कि लोग इनको दल बदलू सोचेंगे, ये चीज़ नहीं होगी। ममता बनर्जी को सिर्फ 2 ही कार्ड्स उनके पक्ष में काम कर सकते हैं। वो सोचिए कि बंगाली सभ्यता की वो रक्षा कर रही है और बंगालों के जनता को लगे कि भाई बंगाल की अगर प्रोटेक्टर है तो ममता बनर्जी है। दूसरी चीज़ वो बोलेगी ममता वर्सेस हूँ मैं, उनके खिलाफ नेता कोई नहीं है, और जनता सोचेगी अरे ममता के खिलाफ किसी और नेता को ले आएंगे। तो ये 2 है, पर बंगाल के अंदर अगर ये दोनों चीज़ें ममता की नहीं चली तो बंगाल में मैसिव एंटी इनकम्बेंसी है, इसीलिए पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है। वोटर को मैं देख, और ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि वोटर क्या पोलिंग बूथ पे जा पाता है कि नहीं जा पाता। अगर वोटर पोलिंग बूथ पे जाएगा तो वो अपनी चॉइस को एक्सप्रेस करेगा। और एक और चीज़ मुझे बताइए, कौन से चुनाव को 5 महीने पहले आपने कह दिया कि भाई चुनाव का यही आकलन है, तो आप स्ट्रैटेजी मत बनाइए, कुछ होते ही नहीं, कल ही नतीजे करवा देते। मैं कह रहा हूँ अगर कल भी नतीजे हो जाए ना तो बीजेपी डबल डिजिट से ज़्यादा सीट लेके आएगी। डबल डेट का मतलब ये भी है कि जितनी तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही हैं, अभी अभी आपने भी देखा होगा कि गृह मंत्री अमित शाह की वहाँ पर रैली हुई, जिस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिली, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी अगर वहाँ पर आई तो, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से तमाम तरीके की बातें ये भी निकल कर आ रही हैं कि अगर बीजेपी की सरकार वहाँ पर आई तो ये सीए को वापस लाएंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे? देखिए, भ्रम की इंफॉर्मेशन जो होगी वही ममता बनर्जी का टूल होने वाला है, ये आप अच्छी तरीके से जानती। मैंने आपको बोला ना, भ्रम से झूठ फैलाने की कोशिश, ये कहलाने की कोशिश कि भाई जो बंगाली सभ्यता जो है वो खतरे में हो जाएगी और ममता बनर्जी सिंपैथी कार्ड खेलेगी। इश्यूज़ की बात अगर करेंगे तो मैं ग्राउंड पे जितना बंगाल में घूमा हूँ बहुत कम ही लोग घूमे होंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में हम लोग के इकलौते जन के बात ने कहा था कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 17 से 22-23 के बीच में सीट लेके आएगी। 18 सीट लेके आई थी, 18 सीट। सब कह रहे थे सिंगल डिजिट सीट। आज भी मैं कह रहा हूँ बंगाल में मैसिव एंटी इनकम्बेंसी है। अगर बंगाल के अंदर वोटर वोट करने निकलेगा और अगर बंगाली सभ्यता कार्ड नहीं चला तो बीजेपी जो है बंगाल के अंदर इतिहास रच सकती है। ये भी बात है कि ममता बनर्जी की तरफ से भी कुछ दिन पहले ये भी बयान दिया गया था, उन्होंने ये कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी उनके नाम लेकर कहा था और कहा था कि ये बीजेपी से लेकर मुसलमानों की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति के डर है या फिर ये फैक्ट्स की बातें हो रही हैं? इसका जवाब ओवैसी जी ने खुद ने कह दिया, मुसलमान वोट पे क्या थप्पा ये डिसाइड करेंगी ममता जी या जर्नलिस्ट या कोई कौन ले सकते हैं? क्या ओवैसी जी को हक नहीं है देश के बंगाल के अंदर चुनाव लड़ना? क्या बंगाल देश का हिस्सा नहीं है? बंगाल देश का उतना ही हिस्सा है। ओवैसी जी की राजनीतिक दल हिंदुस्तान का राजनीतिक दल है, वो बंगाल में चुनाव लड़े, महाराष्ट्र में चुनाव लड़े, कर्नाटका में चुनाव लड़े, तेलंगाना में चुनाव लड़े, उनका हक है। सर, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जब कोरोना वायरस का टाइम चल रहा था तो उस टाइम पे जिस तरीके से अभी सभी को पता है कि केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच में अभी ढंग की चीज़ें नहीं चल रही हैं, मतभेद पे सामने आ रहे हैं। और कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल बाद में संभालना, पहले केंद्र सरकार को संभाल लीजिए। मैं खुद कोरोना समय में बंगाल ट्रैवल किया था, मैं कई क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर गया था और क्वारंटाइन सेंटर्स में आप जाके वीडियोज़ देखिए, जो स्थिति थी वो ऐसी स्थिति मैंने देश के शायद ही किसी कोने में देखी थी। लोग, डॉक्टर्स नहीं पहुंच रहे थे, टेस्ट नहीं हो रहे थे, लोग अलग अलग जगह से आकर वहाँ पे रुके गए थे। मालदा की बात कर रहा हूँ, अलग अलग जगह की बात कर रहा हूँ। तो ये कहना कि लॉकडाउन के वक्त में, कोरोना काल के वक्त में केंद्र सरकार ने सहायता नहीं दी, ये बड़ा बचकाना है। अगर केंद्र सरकार सहायता नहीं देती तो बाकी राज्यों को भी सहायता नहीं देती। देखिए, मुख्य बात ये है कि इस वक्त ममता बनर्जी घबरा रही है, और ममता बनर्जी इसलिए घबरा रही हैं क्योंकि उनके राजनीतिक करियर में इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि उन लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और उनको एक ऐसे राजनीतिक दल का सामना है जो उनसे आंख में आंख लगाकर बात कर रहा है, आंख में आंख देखकर बात कर रहा है। वो जो लेफ्ट के साथ पहले कर रही थी अब उनके साथ हो रहा है, तो उनको उनका पास्ट याद आ रहा है और इसीलिए उनको घबराहट है। मैंने ममता बनर्जी को इतनी घबराहट, इतना रैटल्ड कभी नहीं देखा। आप उनका इतिहास उठा के देखिए, जो लेडी ने लेफ्ट को हराया, मैं उसकी दाद देता हूँ, पॉलिटिकल रिस्पेक्ट करता हूँ। आज वो लेडी के साथ वही पॉलिटिकली होने की कगार पर है जो लेफ्ट के साथ हुआ था। अब इसमें अगर यहाँ से ममता बनर्जी कोई ट्रम्प कार्ड खेलती है तो बात दूसरी है, पर बंगाल चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पर इतनी बात तय है कि प्रशांत किशोर की प्रेडिक्शन कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सिंगल डिजिट की सीट लेके आएगी गलत होगी। ये मैं प्रदीप भंडारी कह रहा हूँ। ये भी
बात है कि सोशल मीडिया पर आपने जैसे कि कहा कि पश्चिम बंगाल के जो चुनाव हैं वो इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो इसको लेकर सोशल मीडिया पे भी तमाम तरीके की बातें चल रही हैं और लोगों का ये भी कहना है कि अगर वहाँ पे बीजेपी जीती तो उन सारी चीज़ों से भी निजात मिलेगी जो अभी तक ममता बनर्जी वहाँ पे करती आई थी, कि हिंदुत्व को जिस तरीके से वहाँ दबाया जाता, मंदिर नहीं खोलने थे, तमाम तरीके की बातें हैं जो आज सोशल मीडिया पर हो रही हैं। बंगाल के अंदर अपीजमेंट की राजनीति चलती आई है। बंगाल के अंदर इलीगल इन्फिल्ट्रेशन की बहुत सारी स्टोरीज़ है। मैं बांगौन से लेकर मालदा से लेकर दिनाजपुर हर जगह गया हुआ हूँ और बंगाल के अंदर एक एंटी इनकम्बेंसी है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ये बात तय है। जैसे आप तेलंगाना के अंदर देख रहे हैं कि जो इस वक्त का वोट हुआ था वो एंटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स वोट हुआ था, एंटी निज़ामी वोट हुआ था, एंटी फैमिली ड्रिवन पॉलिटिक्स वोट हुआ था। और इस वक्त ममता बनर्जी जो है उनकी क्लोज फैमिली एड अभिषेक बनर्जी को प्रॉट करने की कोशिश कर रही है, को प्रॉप करने की कोशिश कर रही है। उससे टीएमसी के अंदर भी बहुत बड़ी नाराज़गी है। तो देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर जी की कोशिश ये ममता वर्सेस कोई एक्स चुनाव बनाए वो कामयाब होती है कि नहीं। पर मेरी रीडिंग ग्राउंड से यह है कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है ना सिर्फ डबल डिजिट की सीट लेके आएगी, वह बंगाल के अंदर इतिहास भी रच सकती है, क्योंकि बंगाल के अंदर एंटी इनकम्बेंसी है। अब कैसे आगे के समीकरण बैठते हैं उस समय के साथ बताया जाएगा। 5 महीने पहले वोटर को ये कहना कि ये होने वाला है नतीजा, ये वोटर का अपमान है। वोटर को सोचने दीजिए, चुनाव करीब आने दीजिए, नेता दन बोलेंगे। पर मेरा एक जिम्मेदार सेफोलॉजिस्ट के रूप में ये कहना है कि चुनाव के करीब जो है सही जनता का मूड पकड़ने में आएगा। पर एक बात तय है कि ईंट का जवाब जो है पत्थर से इस चुनाव में दिया जाएगा और ये चुनाव डायरेक्ट टीएमसी और बीजेपी के बीच में होगा, जिसमें बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठा सकती है। अभी आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन जिस तरीके से जोरों शोरों से चल रहा है, तो हर पार्टी बीजेपी को दबाने के लिए किसान आंदोलन का नाम ले रही है और ये कह रही है कि बीजेपी की तरफ से जो कृषि कानून आया वो सही नहीं है। और इसी तरीके की बात ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही है। तो क्या लगता है कि आपको इन सारी चीज़ों का फर्क पड़ेगा उनके वहाँ के लोगों के ऊपर? देखिए, ये पंजाब में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और पंजाब के अंदर जो है इसका स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट भी है, पर बंगाल के अंदर इसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बंगाल में आने ये जो कृषि कानून है वो जो है इम्पैक्ट नहीं देगा। और देखिए, चुनाव जो होता है जब वोटर वोट करने जाता है तो सिर्फ एक मुद्दे पे कभी वोट नहीं करता कि एक कानून लाया गया तो इससे मैं इस पार्टी को हरा दूंगा, एक कानून नहीं लाया गया तो इस पार्टी को जिता दूंगा। ऐसे कभी वोटर वोट नहीं करता। वोटर हमेशा चॉइसेस वे करता है, वोटर बेनिफिट देखता है, वोटर कानून भी देखता है, वोटर चेहरे भी देखता है, वोटर आइडियोलॉजी भी देखता है, तमाम चीज़ें वोटर देखता है। और जो सबसे डोमिनेंट उस वक्त होती है उस हिसाब से वोटर वोट करता है। तो एक मुद्दे के हिसाब से पूरा का पूरा वोट अधिकतर समय नहीं डिसाइड होता है। कई जगह लोकल फैक्टर्स होते हैं, कई जगह बड़े फैक्टर्स होते हैं, कई जगह चेहरे इंपॉर्टेंट होते हैं, कई जगह कानून भी इंपॉर्टेंट होते हैं।